हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि आपको अगर फ्रेंच नेशनलिटी चाहिए यानी कि सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से कागजात आपको देने पड़ेंगे और यहाँ पर कितने साल रहने के बाद आप ये पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार के इस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको, अगर आपके कोई भी टाइज नहीं है फ्रांस के साथ, यानी कि ना तो आपके पेरेंट्स वहाँ से हैं और ना ही आपका पार्टनर वहाँ से है, ना ही आपको अडॉप्ट किया गया है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं है, आप सिंपली वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, तो आपको कम से कम 5 साल तक जो है वो वहाँ पर कंटिन्यूसली रहना पड़ता है। और इसके बीच आप 2 साल से ज़्यादा किसी भी बाहर के कंट्री में नहीं गुजार सकते हैं। और ये टोटल 5 सालों में से 2 साल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 3 साल तो आपको वहाँ पर रहना ही रहना पड़ेगा। हालांकि 5 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि फ्रांस जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करता है, यानी कि आप आपके देश की भी सिटीजनशिप रख सकते हैं और फ्रांस की भी रख सकते हैं। लेकिन इंडिया के मामले में मैं आपको बताऊं तो जैसे ही आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ती है, यानी कि सरेंडर करनी पड़ती है। तो ऐसे में वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के ऊपर रहते हैं। हालांकि परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन उतने नहीं मिलते हैं जितने कि सिटीजनशिप के मिलते हैं। जैसे कि सिटीजन्स को वहाँ पर वोट करने का अधिकार है, सिटीजन्स जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर सकते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि फ्रांस की सिटीजनशिप लेने के बाद आपको मिलेगी वो ये है कि आप ईयू कंट्रीज़ के भी नागरिक हो जाएंगे, यानी कि खैर नागरिक तो नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल फ्रीली उन कंट्रीज़ में जाने का पूरा मौका मिलेगा। आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी एडिशनल परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और बाकी भी कई सारे देश हैं जैसे कि जर्मनी, इटली और बाकी भी बहुत सारे देश इसमें आते हैं। तो इन सभी देशों में लगभग पूरे यूरोप में जो है वो आप जा सकते हैं, एक्सेप्ट ब्रिटेन, क्योंकि अब ब्रिटेन जो है उसने ब्रेग्जिट कर ली है। लेकिन बाकी के जो देश हैं जो कि अभी भी ईयू के अंदर हैं, ऐसे देशों में जाकर के आप कभी भी काम कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो फ्रांस की सिटीजनशिप लेने का अपना एक बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन बात हम कर रहे थे कि कितने सालों तक रहना पड़ेगा, तो 5 साल है, उनमें से 3 साल आपको कंटिन्यूस कम से कम रहना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी से अपना जो शिक्षा है वो प्राप्त की है, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है और वो 2 साल की डिग्री थी, तो आप उसके बाद भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर वो डिग्री काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी और उससे आपने काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का नॉलेज और स्किल डेवलप किया है। और साथ ही साथ अगर आपने फ्रांस के गवर्नमेंट के लिए या फ्रांस इस देश के लिए कुछ एक्सेप्शनल कार्य किए हैं, तो ये पीरियड जो है वो 2 साल तक भी आ सकता है। 2 साल के बाद ही आप यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और इनकी शर्त है और वो शर्त ये है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और जो सामने वाला बोल रहा है वो समझना भी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंच रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, फ्रेंच कल्चर का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए और इस बात को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप फ्रेंच कल्चर में, वहाँ के लोगों में बड़े अच्छे तरीके से घुल मिल चुके हो। अगर आप बाय मैरिज वहाँ के सिटीज़न बन रहे हैं तो आपको रिसेप्शन एंड इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना पड़ता है। ये 12 महीनों के लिए वैलिड होता है। इसके भीतर ये भी चेक किया जाएगा कि आपने फ्रेंच के ऊपर अच्छी खासी कमांड पा ली है या नहीं, यानी कि आपको फ्रेंच बोलना, लिखना और जो बोलता है वो समझने की आपके अंदर क्षमता आ चुकी है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो उसने अगर सिविक क्लासेस लिए हैं तो भी चल सकता है। इसके अलावा फिर बाकी के जो रूल हैं, जैसे कि आप बाय बर्थ अगर फ्रेंच हैं तो भी चल सकता है। अगर आपका एक पेरेंट फ्रेंच नहीं है लेकिन दूसरे पेरेंट के पास फ्रेंच सिटीजनशिप है तो आप वहाँ पर
फ्रेंच सिटीज़नशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो भी आपको फ्रेंच सिटीज़नशिप मिल सकती है। आप मैरिज के तौर पर भी वहाँ पर जा सकते हैं कि किसी फ्रेंच आदमी से शादी की है या कोई फ्रेंच औरत है जिसने बाहर के मर्द से शादी की हुई है, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं। साथ ही साथ फैमिली भी एज अ डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर वहाँ पर जा सकती है और फिर उनको परमानेंट रेसिडेंटशिप और बाद में वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में आपको ये जो रहने का क्राइटेरिया है कि इतने इतने साल रहना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही लागू नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में, उन केसेस में आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से पहला है कि अगर आपने फ्रेंच मिलिट्री के अंदर सर्व किया है या आपने कोई वॉलंटरी एंगेजमेंट आपकी रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, या अलाइड आर्मीज़ में फ्रेंच या किसी उसके अलाइड आर्मीज़ में आपने वॉर में हिस्सा लिया है, तो आप वही के वही फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो मिल भी सकती है। वहाँ पर इतने साल रहे उतने साल रहे, ऐसा कोई क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप एज अ रेफ्यूजी के तौर पर क्वालिफाई करते हैं तो भी आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर फ्रांस के लिए कुछ एक्सेप्शनल सर्विसेज की है, कुछ बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी ऐसे देश से अगर आप आते हैं जहां पर फ्रेंच भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज है और आप फ्रांसोफोन स्कूल से एटलीस्ट 5 साल तक पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच ये भी उनकी एक नेशनल लैंग्वेज है। तो कोई अगर कनाडा का आदमी है और उसने फ्रेंच वो बोलता है और उसने फ्रेंच में ही स्कूलिंग की हुई है कम से कम 5 साल तक, तो वो डायरेक्टली जाकर के दिखा सकता है कि देखिए हमारे यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी फ्रेंच है और मैंने फ्रेंच में ही स्कूलिंग कंप्लीट की है, और वही के वही वो अप्लाई भी कर सकता है। हालांकि बाकी सारी चीज़ें ज़रूर मैटर करती है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें तो मैटर करती ही हैं, ये सभी के लिए मैटर करती हैं। अब हम इस पे आते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। सबसे पहली बात, 2 कॉपीज़ लगती है नेशनलिटी एप्लीकेशन फॉर्म की, आपके और आपके बीवी के, अगर है बीवी तो, या आपके पार्टनर के जो आईडीज़ हैं वो लगने वाले हैं, जैसे कि पासपोर्ट। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं और आप वहीं पर रहते हैं, इसका प्रूफ। इसी के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट विद द सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इफ़ नॉट इन फ्रेंच। तो अगर फ्रेंच में वो नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन जो है वो उनको चाहिए होगा फ्रेंच के अंदर। मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन विद इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो अगर आप अभी अभी शादी करके गए हैं तो पिछले 3 मंथ्स में आपको जो है वो शादी का सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर भी यहाँ पर देना पड़ेगा, और ये मैरिड लोगों के लिए ही सिर्फ काम करता है, ये लागू होता है। और इसको यहाँ पर लिखा है विद बोथ स्पाउसेस मस्ट साइन एट द प्रीफेक्चर और कॉन्सुलेट, यानी कि प्रीफेक्चर यानी कि वहाँ का जो टाउन हॉल होता है वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करना पड़ता है, ये डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर। इसी के साथ साथ एक एविडेंस भी लगेगा आपके रिलेशनशिप का, जैसे कि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउसेस या चिल्ड्रन, या मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका कोई है तो उसकी कॉपी, या जॉइंट टैक्स नोटिस अगर आपको सर्व की गई है तो उसकी कॉपी, या तो प्रॉपर्टी डीड्स अगर आपने किए हैं तो वो भी चल सकते हैं, या शेयर्ड बैंक अकाउंट अगर आपका है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि मैरिज जब फॉरेनर के साथ होता है तो किसी एक आदमी को फ्रेंच नेशनलिटी होल्ड करनी पड़ती है और तभी दूसरे को मिल सकता है, तो किसी एक स्पाउस का वहाँ पर नेशनलिटी का प्रूफ भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि इनमें से एक आदमी जो या औरत जो है वो फ्रेंच नेशनल है। इसी के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज का आपने पूरी तरीके से अध्ययन किया है और उसमें महारत हासिल कर ली है, इसका एक सर्टिफिकेट प्रूफ भी लगेगा। इसी के साथ साथ इसका भी प्रूफ लगेगा कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है किसी भी कंट्री में। और अगर आप डिवोर्स्ड है, क्योंकि फ्रांस के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपका मैरिज होता है और बाद में डिवोर्स होता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैरिज जो है वो किसी फ्रेंच नेशनल के साथ हुआ था। तो अगर ऐसी केस है तो मैरिज सर्टिफिकेट किसी प्रीवियस मैरिज का या तो डिवोर्स पेपर आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ इस बात का भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप कंटिन्यूस 3 साल तक फ्रांस में रह चुके हैं
और साथ ही साथ अगर स्पाउस का मामला है यानी कि मैरिज के बाद जा रहे हैं तो ये भी दिखाना पड़ेगा फ्रेंच रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड होता है उसकी भी एक कॉपी लगेगी, ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति जब फ्रांस आ रहा था तब उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है 3 साल पहले। और साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है और आपका इनकम इतना है कि आप अपना खुद का गुजारा कर सकते हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई भी भार नहीं पड़ने वाला है। ये प्रूव करने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो दोस्तों एक बार ये एप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है, तो उसके बाद जो है वो आपका पुलिस के साथ वेरिफिकेशन होता है, मेयर ऑफिस में भी वेरिफिकेशन होता है और बाकी के भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भी आपका फॉर्म जाता है, एप्लीकेशन जाता है, वो लोग भी इसकी छानबीन करते हैं और बाद में जो है वो आपका एक इंटरव्यू भी हो सकता है अनलेस एंड अनटिल ऑफिशियल लैंग्वेज सर्टिफिकेट वहाँ पर देते हैं या आपको कोई डिसेबिलिटी है या आपका उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है तो शायद आपका इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी हो सकता है। एक बार ये पूरा एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो गया, अगर सब कुछ उसमें सही रहा, वो न्यूट्रलाइजेशन सेरेमनी होती है जिसके अंदर आपको एक नेशनल आईडी कार्ड और फ्रेंच पासपोर्ट भी साथ में ही दिया जाता है। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ सिंगल डिपेंडेंट अगर कोई है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेंच बन जाता है अगर वो आपके साथ रहता है और आपके साथ उसका रिश्ता है तो डायरेक्टली वो भी फ्रेंच सिटीज़न ही बन जाता है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है कि अगर आपको फ्रांस की सिटीज़नशिप चाहिए तो कैसे पा सकते हैं और कौन से कागजात देने पड़ेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर देना।